नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा एग्रोनॉमी का सेकंड लेक्चर रहेगा। यानी एग्रोनॉमी का हमने पहले एक लेक्चर बता दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा। तो दूसरे लेक्चर में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप सबको वीडियो नहीं हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप सबको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एग्रोनॉमी में, तो एग्रोनॉमी में हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन। इम्पोर्टेंस of crop and their classification। and their classification। अब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। हिंदी में क्या है? फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन। फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। तो इसको इस चैप्टर को आज हम धीरे धीरे कंप्लीट करते देखते हैं। तो हम समझ लीजिए आप सबको हमारी पूरी कोशिश से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, जितना भी हो सकता है। मतलब जीरो से हाई लेवल भी पढ़ा सकते हैं। तो आप सब इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका आप पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए, टॉपिक भी समझ लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा सबसे पहले हो जाएगा फसल की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ क्रॉप। डिफिनेशन ऑफ क्रॉप्स क्या हो जाएगा? डिफिनेशन ऑफ क्रॉप फसल की परिभाषा। अब बहुत लोग पूछ लेते हैं कि फसल क्या होता है। जैसे हमने फसल का नाम ले लिया, आपको कोई बहुत लोग पूछ सकते कि फसल होता क्या, बताइए। आपने फसल तो कहा दिली, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? कैसे हम जानें कि ये फसल होता है या क्या है? इसको डिस्क्राइब करिए। क्रॉप को डिफिनेशन इसकी क्या होती है? फसल की क्रॉप या फसल इसकी परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका हो जाता है पौधों का ऐसा समूह। क्या हो जाएगा? पौधों का ऐसा समूह जिससे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने, मतलब पौधों का ऐसा समूह जिससे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता। उपभोग कंजुगेशन मतलब उपभोग हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ मतलब परिभाषा यही हो जाए कि पौधों का ऐसा समूह, मतलब ढेर सारे जब पौधे हो जाएंगे तो क्या होता है? एक समूह होता है जिससे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे उपभोग क्या कर सकता है? जैसे हम मान लेते हैं गेहूं की खेती की है। किसकी? गेहूं की। तो गेहूं की अगर हमने खेती किया है तो हम उसको ऊपर अपने उपभोग के लिए उगा रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? गेहूं अगर हो गया तो दाना हमारा, उसका ग्रेन जो होते हैं तो हमारे किसके? रोटी बनाने के काम आ जाएंगे। और स्ट्रा मतलब उसके ड्रा मटेरियल जो सूखे पदार्थ होते हैं, जो भी उनमें होते हैं प्लांट के, जो बाकी बचे हुए भूसे के रूप में काम आते हैं। किसके? भूसे के रूप में। और भूसा हमारा किसके लिए उपयोगी होता है? पशुओं के लिए उपयोगी होता है। तो ये सब किसी न पर्पज या किसी उपभोग के लिए उस फसल को उगा रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, पौधों का ऐसा समूह। पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है।
किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उससे फसल कहते हैं, उससे फसल या क्रॉप कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? फसल या क्रॉप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब आपको परिभाषा जरूर पता होना चाहिए कि परिभाषा क्या होता है। जैसे बहुत लोगों को एग्रीकल्चर की परिभाषा, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है? यानी मनुष्यों द्वारा जितने भी सॉइल या भूमि पर जितनी भी क्रियाएं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर, उसके बाद एग्रीकल्चर आर्ट एंड साइंस दोनों है, कला और विज्ञान दोनों हो जाता है। तो ऐसे हमारा परिभाषा हो जाएगा। इन्हें डिफिनीशन की परिभाषा क्या होती है? तो पौधों का ऐसा समूह, द ग्रुप ऑफ प्लांट, क्या हो जाएगा? द ग्रुप ऑफ प्लांट, जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, यानी कंज्यूगेशन किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसे फसल या क्रॉप कहते हैं। ये हमारा हो गया परिभाषा। अब हम आगे देखते हैं। अब दूसरा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में क्या हो जाएगा? तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप जो हो जाएगा मतलब फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण हो जाए, ये हेडिंग डाल देना। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप मतलब क्या है? फसलों का वर्गीकरण। अब फसलों के वर्गीकरण में हम देख लेते हैं। अब फसलों का जो वर्गीकरण होता है ऋतु के आधार पर और जीवन चक्र के आधार पर, ऋतु के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, आर्थिक जो हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, आर्थिक महत्व के आधार पर और उसके उपभोग के आधार पर हम देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप या फसलों का वर्गीकरण हो जाएगा। अब हम किसके आधार पर इसको करते हैं देख लेते हैं। किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है? या आधार पे ले लेते हैं केवल। अब किसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं? तो पहला हमारा हो जाएगा ऋतु के आधार पर। क्या हो जाएगा? ऋतु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऋतु के आधार पे हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब दूसरा आ जाता है जीवन चक्र के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन चक्र के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो हो गया। तीसरा हमारा आ जाता है आर्थिक महत्व के आधार पर। आर्थिक महत्व, क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस, यानी आर्थिक महत्व के आधार पर। क्या हो जाएगा? आर्थिक महत्व के आधार पर। और चौथा हमारा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूगेशन, उपभोग के आधार पर। उपभोग के आधार पर। तो हमने सबसे पहले बताया कि फसल क्या होता है? पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फसल या क्रॉप कहते हैं। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा?
तो फसलों के वर्गीकरण मतलब आधार पर किस किस के आधार पर इसको, नंबर 1 हो जाएगी हमारा फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा थर्ड, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो सबसे पहले हमने क्या, ऋतु के आधार पर। अब ऋतु कैसे होता है, जैसे गर्मी पर हमारा गर्मी में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब। उसके बाद जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र जैसे एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, मतलब 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय कौन से होते हैं। आर्थिक महत्व के आधार पर, जैसे कोई आर्थिक महत्व हमारे जैसे अनाज वाली फसल कौन सी होती है, उसके अनाज ऑयल क्रॉप्स कौन से, क्या हो जाए, ऑयल क्रॉप्स कौन से हो जाएगी, फाइबर क्रॉप्स कौन से हो जाएगा, शुगर वाली क्रॉप्स, ये क्या आर्थिक महत्व। और उपभोग के आधार पर, उसको हम अपने जीवन में किस तरह उसका उपभोग करते हैं उसके आधार पर। तो इसको 4 भागों में बांटा गया। ये ध्यान रखना, कहीं भी अगर आप देखते हैं, कोई भी अगर देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर लिखना तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समझ में आ जाता तो आप इंग्लिश में उसको तुरंत बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि फसलों का वर्गीकरण, उसको किसके आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। किसके 4 वर्गों में बांटा गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी फर्स्ट आ जाएगा, ऋतु के आधार पर। क्या हो जाएगा, ऋतु के ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इंग्लिश में इसे हम क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ऋतु के आधार पर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, पहले क्या हो जाएगा, ऋतु के आधार पर हो जाएगा। अब ऋतु के आधार पर सबसे पहले, अब ऋतु इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो ऋतु के आधार पर हमारा 3 हो जाएगा। नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसलें। क्या हो जाएगा, खरीफ क्रॉप्स, यानी खरीफ फसलें हो जाएगी। दूसरा हमारा हो जाएगा रबी क्रॉप्स, रबी फसलें। रबी क्रॉप्स यानी रबी की फसलें। और तीसरा हमारा हो जाएगा जायद क्रॉप्स, यानी जायद की फसलें। क्या हो जाएगा, जायद की फसल। ये हमारा महत्वपूर्ण हो गया, समझ लीजिए। अब ये जीवन चक्र ऋतु के आधार पर, किसके आधार पर, तो ये ध्यान रखना, अगर ऋतु के आधार पर पूछ लेता कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, अब क्लासिफिकेशन मतलब सीजन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कौन कौन सी होती है। तो नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स, दूसरा रबी और तीसरा जायद। खरीफ, रबी और जायद, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। तो इसका सबसे पहले एक एक फसलों को हम देखते हैं, एक एक क्रॉप या एक एक सीजन या एक एक फसलों को कौन कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, जायद कौन कौन सी होती है, इनके मेन कैरेक्टर क्या होते हैं, इनकी बुआई कब करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो तीनों आप जरूर ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3, खरीफ, रबी और जायद। तो पहला हो जाएगा खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ फसलें। क्या हो जाएगा, खरीफ क्रॉप से खरीफ फसलें। अब
अब खरीफ क्रॉप में क्या होता है, इसमें एटमॉस्फेयर वातावरण क्या होता है। तो खरीफ जो फसलें होती है उसमें वातावरण अधिक तापमान वातावरण में अधिक तापमान तथा आर्द्रता दोनों अधिक पाई जाती है। ये हमारा मेन कैरेक्टर। हाई टेम्परेचर यानी खरीफ क्रॉप सब हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब टेम्परेचर तापमान, एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें अधिक तापमान तथा आर्द्रता पाई जाती है। तो खरीफ ऋतु में खरीफ ऋतु के वातावरण में अधिक तापमान और आर्द्रता पाई जाती है। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाई टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिडिटी इन फाउंड ऑफ खरीफ क्रॉप्स। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मतलब अधिक तापमान जो होता है उसमें क्या होता है, खरीफ ऋतु जो होती है खरीफ ऋतु में हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर फाउंड इन खरीफ क्रॉप्स। यानी खरीफ क्रॉप में अधिक तापमान, तो इसका जो एटमॉस्फेयर होता है खरीफ क्रॉप से एटमॉस्फेयर, खरीफ क्रॉप में जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें हमारा तापमान मतलब तापमान तथा आर्द्रता यानी नमी अधिक पाई जाती है। ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। अब आते हैं इसमें बुआई कब करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बुआई कब किया जाता है, सोइंग टाइम या बुआई का समय लिख सकते हैं सोइंग टाइम। तो हमारी जो खरीफ फसलें होती है, क्या होती है, खरीफ फसलें होती है, तो इन फसलों की बुआई कब करते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। जैसे अगर पूछ लिया कि आप खरीफ फसलों के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, या अतले पूछा जा सकता है, किसी में भी पूछा जा सकता है कि खरीफ फसलों की किसी भी कंपटीशन में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो खरीफ फसलों की हम बुआई कब करते हैं, तो एक हमारा ये भी शॉर्टकट हो जाता है रेनी सीजन, मतलब वर्षा ऋतु। रेनी सीजन क्या हो जाएगा, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु हो जाएगा। अब रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में कब करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। रेनी सीजन तो हमारा समझिए जून से अगस्त सितंबर तक चलता है। अब रेनी सीजन किस महीने में किया जाता है, ये यहाँ पर, तो जून से जुलाई। हम कब करते हैं, तो जून से जुलाई में, ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखना कि खरीफ जो फसलें होती है उसके मतलब एटमॉस्फेयर उसमें वातावरण में अधिक तापमान तथा आर्द्रता दोनों पाई जाती है। उस पर इन फसलों की बुआई हम कब करते हैं, वर्षा ऋतु में यानी जून से जुलाई में करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। उदाहरण कौन कौन सी खरीफ फसलें में से पूछा, कौन सी खरीफ फसलें हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जैसे हमारा मक्का, ज्वार, मेज, सोरगम, बाजरा, परमिलेट मतलब बाजरा। मक्का को इसमें मेज कहेंगे, ज्वार को सोरगम, बाजरा को परमिलेट बोलेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा मूंग, लोबिया, सोयाबीन, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, मूंग हो जाएगा, लोबिया हो जाएगा, सोयाबीन। उसके बाद हो जाएगा हमारा मूंगफली, कपास और धान। ये कौन से खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना कि खरीफ फसलें क्या होती हैं, इसमें क्या मेन कैरेक्टर होते हैं, इनकी बुआई कब की जाती है और कटाई तो अक्टूबर नवंबर, आप सब कुछ समझ लीजिए। कटाई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो खरीफ फसलों की
जून से जुलाई में की जाती है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और धान, ये हो गया। उसके बाद अब दूसरा हमारा आ जाता है रबी क्रॉप्स, सेकेंड नंबर। क्या हो जाए? रबी क्रॉप्स, रबी फसलें। क्या हो जाए? रबी क्रॉप्स या रबी फसलें। और रबी फसल के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? ठंडी जलवायु। क्या होता है? ठंडी जलवायु। तो रबी फसल में क्या होता है? यानी ठंडी जलवायु, कोल्ड क्लाइमेट। इसे भी लिख सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट एंड 60 डे पीरियड, मतलब छोटे दिनों की आवश्यकता होती है। क्या होता है? 60 डे पीरियड। डे मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं 60। अब 60 डे याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्प दिवस, अगर हिंदी में बोला जाता अल्प दिवस, छोटे दिनों वाली, तो उसमें थोड़ा सही नहीं रहता। तो इसके जो हमारे होते रबी क्रॉप्स होती हैं, इनमें ठंडी जलवायु, क्या कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, ठंडी जलवायु। उसके बाद 60 डे पीरियड वाली, मतलब छोटे दिनों वाली। अब 60 डे लॉन्ग डे हम आप सबको एक बार बता देंगे, लेकिन तो इसको आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। तो 60 डे मतलब ये होता है जब दिन छोटे होते हैं किसी पौधे की, मतलब जो ग्रोइंग होती है, मतलब जब दिन छोटे होते हैं उस समय जब हम पौधे उगाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? 60 डे पीरियड। जैसे हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब हमारा किसके अंतर्गत है? 60 डे, मतलब उसमें दिन छोटा होता है। आप सब देखे होंगे जो ठंडा का समय रहता है उसमें दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और गर्मी का समय जब आ जाता है तो दिन क्या होते हैं? बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होती है। तो इस समय जो हम पौधे उगाएंगे, मतलब रबी ऋतु में जो पौधे उगाते हैं, तो समझ लीजिए 60 डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अब इनके आ जाता है सोइंग टाइम, यानी बुआई का समय कब होता है? तो सोइंग टाइम, सोइंग टाइम मतलब क्या है? बुआई का समय। अब इसका हम सोइंग टाइम में बुआई का समय कब करते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में, ये ध्यान रखना, अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। अब अक्टूबर से नवंबर में हम करेंगे तो समझ लीजिए आप फरवरी से मार्च में इसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि रबी क्रॉप्स, इसमें क्या करेक्ट है? ठंडी जलवायु, मतलब जो हमारी ठंडी होती है उस समय होता है 60 डे, मतलब छोटे दिनों की आवश्यकता होती है। इसके सोइंग टाइम, बुआई का समय कब करते हैं? अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? फरवरी से मार्च में, ये आप जरूर। उसके बाद हमारा आ जाता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम देख इसका एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल जरूर इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, मटर, ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? रबी। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम। क्या हो जाएगा? बरसीम। और आलू। ये हमारे किसके अंदर? रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आ जाती है। या 60 डे, तो पूछा इन्होंने से कौन सा 60 डे प्लान था, ये पता है 60 डे के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया रबी क्रॉप्स।
अब दूसरा हमारा आ जाता है जायद यानी लास्ट, तीसरा। जायद क्रॉप्स। जायद फसलें, जायद फसल, ये हमारा तीसरा थर्ड। अब ये जो फसलें होती अधिक तापमान, क्या होते अधिक तापमान तथा लॉन्ग डे पीरियड में ग्रोथ करती, क्या होता अधिक तापमान तथा लॉन्ग डे पीरियड में फसलें ग्रोथ करती हैं। ये फसलें अधिक तापमान, अधिक तापमान तथा लॉन्ग डे पीरियड ग्रो करते हैं। अब हमारी जो फसलें आ जाती है जायद क्रॉप्स, तो जायद क्रॉप के समय जैसे अब आप सोच लीजिए कि अगर हम अधिक तापमान और लॉन्ग डे पीरियड आ रहा तो इन फसलों की बुआई हम कब करेंगे? फरवरी से मार्च में करते हैं। ये आप सोच लीजिए फरवरी से यानी लास्ट फरवरी से मार्च में करते हैं। तो उस समय आप सब देखे होंगे दिन बड़े होने लगते हैं, क्या होते हैं दिन, और तापमान भी थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है यानी बढ़ने लगता है। तो ये हमारी हो जाएगी जायद क्रॉप्स। ये फसलें अधिक तापमान तथा लॉन्ग डे पीरियड में ग्रो करते हैं, मतलब उगाते हैं। और इनकी बुआई का समय, सोइंग टाइम, इन्हें लिख सकते क्वेश्चन बुआई का समय। सोइंग टाइम, अब बुआई का समय इसका कब हो जाएगा? फरवरी से मार्च। सोइंग टाइम में बुआई का समय क्या हो जाएगा? फरवरी से मार्च हो जाएगा। अब फरवरी से मार्च में बुआई करेंगे तो समझ लीजिए अप्रैल से मई, मई से जून में इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। तो इसमें हो जाएगा खरबूजा, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, करेला, लौकी, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आती है? जायद क्रॉप्स। किसके अंतर्गत आती है? जायद क्रॉप्स के अंतर्गत आती। ये हमारा सूरजमुखी और लोबिया, क्या हो जाएगा? लोबिया हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के अंतर्गत हम आप सबको बता रहे थे। तो पहले हमने बताया था ऋतु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हमने किया। उसके बाद हमने बताया फसल क्या होता है, मतलब पहले बताया फसल परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हमने इसका वर्गीकरण। उसके बाद अब आज हम अपना जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो आप हमारे इस वीडियो का मतलब आप सबको क्लास कैसा लगा, आप सबके समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।